हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर में बैठे होंगे और कुछ ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था लिपिड्स के बारे में, और लिपिड के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द लिपिड्स, दे आर द एस्टर्स ऑफ तुमसे पूछ रही हूँ, हाँ लिपिड क्या है? लिपिड फैटी एसिड, दे आर एस लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। और अगर हमने उसे क्लासिफाई भी किया था कि क्या क्लासिफिकेशन था, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया था, सिंपल लिपिड्स हमने पढ़ लिए थे, और हमने सिंपल लिपिड्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। सिंपल लिपिड को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो था आपका न्यूट्रल और यू कैन से द ट्रू लिपिड, और दूसरा हमने कैटेगरी बनाई थी वैक्स, ठीक है। हमने सिंपल, न्यूट्रल या ट्रू लिपिड हमने देख लिया था, जिसमें हमने कहा था, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि ये क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड प्लस यहाँ पे जो एल्कोहल होगा वो एल्कोहल होगा ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल। ये कौन सा एल्कोहल है? ग्लिसरॉल, 3 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? ग्लिसरॉल जो है 3 कार्बन वाले को हम ग्लिसरॉल ही कहते हैं। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फैटी, दिस इज द R चेन, द फैट, एंड एसिड को हमने यहाँ पर COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे वैक्सेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहले न्यूट्रल और ट्रू लिपिड के हम इसके फंक्शंस देखेंगे। जो इसके फंक्शन है वो क्या है कि ये फैट क्या काम करता है? ये फैट काम करता है डिपॉजिट होने का। जनरली फैट जो है वो क्या हो जाता है? फैट डिपॉजिट अंडर द स्किन, फैट डिपॉजिट हो जाता है डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, और बेसिकली ये अंडर द स्किन डिपॉजिट होने पर ये क्या काम करता है? ये काम करता है, इसको हम कहते हैं डिपॉजिट, जब अंडर द स्किन डिपॉजिट हो जाता है तब स्किन, उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। क्या कहते हैं? उस रीजन को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रीजन कहते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। सो फैट क्या है? डिपॉजिट हो रहा है अंडर द स्किन, विच इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस फैट, ओके, एंड इट बिहेव एज अ इंसुलेटर। कैसे बिहेव करता है? सब हमारी फैट स्किन के नीचे, अंडर द स्किन जो फैट जमा है हमारी बॉडी पर, जो जनरली स्किन के नीचे जो फैट जमा है हम उसे कह रहे हैं सबक्यूटेनियस फैट कह रहे हैं। और ये क्या फंक्शन करता है? ये काम करता है इंसुलेटर का काम करता है। इट बिहेव एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब समझ रहे हो? जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इंसुलेटर गर्मी है तो मेंटेन करके रखेगा, ठंड है तो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को मेंटेन करके, बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखने का काम कौन करता है? दैट फैट ये काम करता है, ठीक है। और समटाइम्स ये डिपॉजिट हो जाता है, ये समटाइम डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड अराउंड द deposited around the internal organs। क्या करता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके चारों तरफ सराउंडिंग
होकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या करता है? डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेक प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो स्किन है क्या कर रहा है? ऑर्गन्स के चारों तरफ सराउंड होकर के क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। एज वेल एज हम पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा क्या देता है? एनर्जी देता है। जस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब है कि इसे हम रिजर्व फूड की तरह भी ये बिहेव करता है। इट रिजर्व्ड फूड ऑफ एनर्जी। ये क्या है? रिजर्व्ड फूड। जिसे कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाने पर वो किसका यूज करेगा? लिपिड का यूज करेगा। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर जैसे ही कम होने लग जाता है तो बाद में लिपिड का बर्न होने लग जाता है। किसका बर्न होने लग जाएगा? लिपिड बर्न होने लग जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं जिम जाकर के आज इतनी कैलोरीज बर्न करूंगा, इतनी कैलोरीज मैंने बर्न करी है। तो इसका मतलब ये है कि उसने कार्बोहाइड्रेट तो बर्न किया ही है, जितना उसने खाया उतना तो उसने बर्न किया ही है, एंड उसके अलावा उसने क्या किया है? कुछ लिपिड अमाउंट भी, फैट जो है उसने बर्न किया है, क्योंकि फैट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या देता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो रिजर्व फूड ऑफ एनर्जी हम इसे कह सकते हैं। सो दीज आर द मेनली इसके जो फंक्शन जो ये है कि वो क्या करता है? रिजर्व फूड ऑफ एनर्जी है, एज वेल एज इंसुलेटर का काम करता है, एंड क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ऑर्गन्स के चारों ओर। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है किसके? न्यूट्रल और ट्रू लिपिड के। जो ये फैट है इसके नहीं, हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह रहता है चारों ओर। प्रोटेक्टिव इतनी बहुत ज्यादा लेयर नहीं रहती है बड़ी, लेकिन हाँ कुछ जगह पर ये एक लेयर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड ये अंदर नहीं रहता है, जो आउटर पार्ट पे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इंटरनल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं उसके चारों ऑफ स्किन की क्या होती है? लेयर होती है, जैसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम भी कहते हैं। सो हम जब पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में तब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ यहाँ पर एक टर्म आती है पॉली अनसैचुरेटेड। क्या आ जाती है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, जिनके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम उस फैट को क्या कहते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड। एक तो वो अनसैचुरेटेड है, पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, तो एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। तो सैचुरेटेड, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड हमने पढ़ा था, जो कि जिसमें मैंने बताया था कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये बेसिकली बताता है ओमेगा 3 यानी कि पहला डबल बॉन्ड कहाँ पर है? थर्ड पोजीशन, कार्बन की थर्ड पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है। सो दीज आर द पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स जब आप पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लेस रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर इन अ बॉडी। जनरली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड जिसके अंदर की सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सो वो क्या रहते हैं? लेस रिएक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? लेस रिएक्टिव रहते हैं। एंड लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं इन अ बॉडी। सो दे स्टोर्ड इन बॉडी। सैचुरेटेड, आ रही बात समझ में? और अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या रहते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और उसी से ही मोस्टली हमें एनर्जी मिलती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बता सकते हो? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, हाँ, जिसमें डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था सिंपल से एग्जाम्पल थे, बहुत ही घरेलू एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। चलो मैं हिंट दे देती हूँ। सैचुरेटेड जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड जो होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब बताओ, इसके एग्जाम्पल बताएंगे। लक्ष्य,
तुम्हें पढ़ने में मजा आता है क्या? बायो, झूठ मत बोलना। कहाँ दिक्कत आती है? सब ऐसे कंफ्यूजन से क्रिएट होता है क्या कि क्या है? घर जाके पढ़ा करो बेटा, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। देखो हमारे पास जितना भी काम हो, हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमने आज जो भी पढ़ा है क्लासरूम में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हमारा सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि उसको हम अगली क्लास में जाने से पहले कैसे भी करके रिवीजन कर ले। नोट्स बने नहीं बने उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें उसको पहले थॉरली पढ़ना होता है। तो तुम यहाँ पे जो लिख के जा रहे हो, तुम्हें लिखवा क्यों रहे हैं? वरना तुम्हें लिखवाऊं भी नहीं, मैं तो अंडरलाइन करा दूँ, ये लो अंडरलाइन कर लो बच्चों की तरह। तो तुम्हें लिखवा इसलिए रही हूँ कि ताकि तुम अवेयर रहो, तुम्हारे एकदम ब्लैंक नहीं रहो। लिखोगे तो ना तो तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हें नींद आएगी, ना उबासी आएंगी, है ना। और लिखने के बाद तुम घर जाके एक बार देखोगे भी। पहले तुमने बहाने मारे कि मैडम हमारे पास नोट्स नहीं है, नोट्स दे दिए तो बोले लेक्चर नहीं है, लेक्चर दे दिए तो भी पढ़ के नहीं आ रहे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है तो भी नहीं पढ़ के आ रहे हो। बताओ सैचुरेटेड सॉलिड, मैंने बता दिया सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल बताओ। घी, फैट, ये घी है इसका एग्जाम्पल। और अनसैचुरेटेड जो कि लिक्विड है वो ऑयल है, ठीक है। तो दूसरा तो आ ही गया, एक याद रखोगे तो अपोजिट दूसरा हो ही गया। तो दीज आर द ऑयल, सैचुरेटेड घी होता है और अनसैचुरेटेड जो होता है ऑयल होता है। अब देखो यहां पर एक टर्म और आएगी, अनसैचुरेटेड। को हम अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है? डबल बॉन्ड, और यहां क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करने के लिए हाँ, जैसे मान लो यहां पर ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसे एथीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड जब होता है तो ईन लगता है। तो अब बताओ मैं इसको कैसे इसमें से डबल बॉन्ड हटाऊंगी? तुम तो मुझे बताओ इसमें क्या ऐड करना चाहिए? हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए, है ना। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या किया जाता है? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को इसका मतलब है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन दे रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देते ही इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी ना। तो जैसे मैंने इस पर हाइड्रोजन दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH3। आ रही है बात समझ में? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, हाइड्रोजनेशन। बेसिकली अगर तुमने एक नाम सुना हो डालडा घी, नाम सुना है डालडा। डालडा घी कौन सा होता है? क्या ये असली घी होता है? केमिकल से। वेरी गुड। हाँ, यहाँ क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड जो ऑयल है ना, ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड होता है उसको उसमें हाइड्रोजनेशन करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो और वही जो डालडा घी बन रहा है वो कैसे बन रहा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? डालडा घी बन जाएगा, वो सैचुरेटेड, है ना। क्लियर है? सो ये हमारा जो था फंक्शन और ये एक दो टर्म जो थी मुझे बतानी थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है करेक्शन के तौर पर कि हमने प्रोटीन्स पढ़ा था,
क्या तुम लोगों ने प्रोटीन्स रिवाइज किया बच्चों? क्या आप लोगों ने वीडियो देखा? देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स पढ़े हैं तो और भी अच्छी बात है, लिखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, प्रोटीन्स में हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात की थी, दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेकेंडरी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, टर्शरी को ऐसे और क्वाटरनरी को ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने बात की थी क्या, सिंपल चेन होती है, सेकेंडरी के अंदर हेलिक्स फॉर्म होता है या फिर बीटा प्लेटेड शेड होता है। ठीक है, टर्शरी के अंदर एंड क्वाटरनरी के अंदर क्या होता है? हाँ देखो, ये जो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है, जनरली ये सेकेंडरी वाला जो स्ट्रक्चर है ये टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्शरी का मतलब ये है कि अब इसके अंदर ये और भी ज्यादा ग्लोबुलर, ये बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाता है। पहले ये इसी फॉर्म में था, अब ये फोल्ड होता जाएगा, और भी ज्यादा फोल्ड होता जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है फोल्ड हो जाएगा, काफी ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा। यहां पर अभी तक टर्शरी तक केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो कि यहां तक, अभी पर यहां तक एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो कि क्या हो रही थी, यही पहले सिंपल चेन थी, फिर हेलिक्स में कन्वर्ट हुई, हेलिक्स से वो किसमें और भी ज्यादा क्वाइल्ड, इसमें एक फोल्ड होता गया। इसको कहते हैं फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स, इसे हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग। टर्शरी जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन बहुत ज्यादा फोल्डिंग करता है। फोल्डिंग के लिए भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोटीन को हम कहते हैं चैपेरॉन्स। चैपेरॉन्स कहते हैं, चैपेरॉन्स, इन्हें हम कहते हैं चैपेरॉन्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प से इन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये नोट्स में नहीं है कहीं पर, तो आप चाहें तो बाद में लिख भी सकते हैं। सो चैपेरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प इन अ फोल्डिंग इन प्रोटीन। मेरे ख्याल से सेल बायोलॉजी के चैप्टर में आपको मिल जाएगा चैपेरॉन्स के बारे में, चैपेरोनिन्स भी होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं HSP70। जब अपन नीट के क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे, जब आप नीट की तैयारी करेंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि फोल्डिंग होने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, है ना। जैसे इसको तय करके रखना है, पहले सिंपल बीट इसमें था हेलिक्स में, अभी इसको और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए कुछ इसके मददगार होते हैं जो इधर उधर से पकड़ के पूरी चेन को पकड़ के रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो फोल्ड होते जाते हैं, और फोल्ड होने के बाद सारे प्रोटीन्स वापस निकल जाते हैं। तो चैपेरॉन्स क्या है, प्रोटीन है जो कि हेल्प करते हैं फोल्डिंग इन अ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है फोल्डिंग स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बेसिकली ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है। किसी चीज को तुम देख पा रहे हो, दैट इज अ 3D विजन। तुम ये रूम देख पा रहे हो, ये तुम कैमरा देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये फैन देख पा रहे हो, दैट इज अ 3D विजन, है ना। 3D विजन का मतलब है 3 डायमेंशंस में आप देख सकते हो। ठीक है, एंड कंप्लीट जिसका विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जनरली वो कैसा होता है, 3D फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, 3D फॉर्म में होता है। एंड मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3D फॉर्म में इसी टर्शरी स्ट्रक्चर में ही, टर्शरी स्ट्रक्चर में मोस्टली हमने पढ़ा भी है कि ये फंक्शनली एक्टिव होते हैं, फंक्शनली एक्टिव होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये चैपेरॉन्स बताना था, और एक ये बताना था कि यहाँ पर केवल यही एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि अगेन फोल्ड हो रही है। नाउ क्वाटरनरी में क्या हो रहा है कि क्वाटरनरी में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन more than one polypeptide chain if is there, more than one polypeptide chain, तो वो चेन एक से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन हो, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था 2 अल्फा 2 बीटा हमने पढ़ा था,
तो हम उसे क्या कहेंगे, वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल से काफ़ी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है बायोमोलिक्यूल, जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने एनसीईआरटी वाला भी कवर कर लिया है, कुछ नीट के बेसिस पर भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जो बेसिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जनरली, हमने वो सारे लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमने लिपिड, वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लिपिड में हमने नेचुरल, न्यूट्रल और ट्रू लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वैक्सेस के बारे में। तो हमारा जो है वो है सिंपल लिपिड में हमने ट्रू लिपिड पढ़ लिया था, एंड अब हम पढ़ रहे हैं वैक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्सेस का कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन है फैटी एसिड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, Fe का मतलब है फैटी एसिड्स प्लस एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। अदर देन ग्लिसरॉल कोई भी एल्कोहल होगा, एनी ऑफ द एल्कोहल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, कोई भी ग्लिसरॉल एल्कोहल होगा अदर देन ग्लिसरॉल, तो हम उसे क्या कहेंगे, वैक्सेस कहेंगे। अब वैक्सेस के अंदर कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि ये वैक्सेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी अक्रेंस होती है। तो इनकी अक्रेंस हम देखेंगे, एक है प्लांट वैक्सेस। प्लांट वैक्सेस, आपने अगर प्लांट्स कुछ देखे हो जो कि पानी में आपने देखे, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं, जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। डेजर्ट वाले जीरोफिटिक। पढ़ोगे अभी क्लासिफिकेशन में कि प्लांट एक तो टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है, एक पानी के अंदर है, एक सबमर्ज्ड है ना, तो वो तुम सारे क्लासिफिकेशन अभी पढ़ोगे। तो जनरली जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, जो पानी के अंदर ही रहते हैं हमेशा, उनकी पत्तियों पर, अगर वो पानी में, जैसे उनकी जो पत्तियां हैं, जो भी उनका स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो पानी में तो गल जाने चाहिए, पर वो गलते नहीं है। क्यों नहीं गलते हैं? नहीं, गलते क्यों नहीं है? अगर तुम थोड़ा सा प्लांट को, किसी पत्ते को अगर तुम थोड़े दिन के लिए पानी में रख दो तो वो गल जाएगा। पूरे प्लांट को ही अगर तुम पानी में रखो तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, काला पड़ जाएगा। बट लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनकी बॉडी पर, उनकी जो बॉडी पार्ट है यानी कि जो लीफ है, उसकी सरफेस पर एक वैक्सी कोट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वैक्सेस, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वैक्सेस ऑन लीफ। प्रोटेक्टिव लेयर होती है वैक्सेस की लीफ पर, प्रोटेक्टिव लेयर of waxes on leaf। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्या कह रहे हैं हम उसे? क्यूटिकल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है बी वैक्स। अब ये बी वैक्सेस कौन सी होती है? मधुमक्खी वाली, जो हनी, जिसको हम हनी कहते हैं, है ना, शहद जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या है? बी वैक्सेस जो होती है वो वैक्सेस, हनी तो अलग होता है, शहद होता है, लेकिन जो छत्ता होता है, जो छत्ते के अंदर जो वैक्स प्रेजेंट होती है, उसको हम बी वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी वैक्स कहते हैं। अब ये बी वैक्स को सीक्रेट, अब ये बनता कैसे है? जो वर्कर वाली जो बीज होती हैं, वर्कर वाली, उनके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो क्या रिलीज करती है? वैक्स
रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? वैक्स रिलीज करती हैं। कहाँ पर? ये यहाँ पे वर्कर बी है, इसकी एब्डोमिनल, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वो ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं? वैक्स को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और जनरली ये थोड़ा सा येलोइश होता है, येलोइश कलर होता है इसका। ठीक है, उसके बाद एक है सेरुमिन। सिरुमिन, सिरुमिन वैक्स जो है इसे हम ईयर वैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर वैक्स। ईयर मतलब है कानों में। हमारे ईयर्स में भी जो वैक्स प्रेजेंट होता है, क्या होता है? जो वैक्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेरुमन कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली सीक्रेटेड, इट इज सीक्रेटेड बाय सेरुमिनस ग्लैंड। सीक्रेटेड बाय सेरुमन क्या है? वैक्स है, और ये इसको सीक्रेट कौन करता है? सेरुमिनस ग्लैंड। उसको हम क्या कह रहे हैं? सीक्रेटेड बाय सेरुमिनस ग्लैंड विच इज लोकेटेड, कहाँ सिचुएटेड होती है? इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्यू पर सिचुएटेड होती है। एक्सटर्नल ये हमारा भी हम पढ़ेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर, है ना? इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है वहां पर सिचुएटेड होती है ये ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर के पर प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर secreted by ceruminous gland and which is situated at, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटियस। एक्सटर्नल इसको हम लिख सकते हैं, ईयर को लिख सकते हैं ऑडिटरी मीटियस। ठीक है, सीक्रेटेड बाय सेरुमिनस ग्लैंड, एक्सटर्नल विच इज सिचुएटेड एट एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटियस पर सिचुएटेड होती है। नाउ ये करती क्या है? ये क्या करती है? प्रोटेक्ट्स। बेसिकली क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे ईयर ड्रम भी कह सकते हैं, जहां से आवाज टकरा करके पहुंचती है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है मिडिल लेयर और एक्सटर्नल लेयर के बीच में, उसको ये प्रोटेक्ट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये है सिरुमेन ईयर वैक्स। उसके अलावा है सीबम। क्या है? सीबम। ये बेसिकली एक तरह का ऑयल है। ये क्या है? सीबम एक तरह से ऑयल सीक्रेट करता है। ठीक है, ग्लैंड्स आर, ये जो ग्लैंड्स होती है, जो सीबम रिलीज करती हैं, हम इसे कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं। अभी हम सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा आपके सब। सिबेशियस ग्लैंड विच इज सीक्रेट द ऑयल ऑल, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होती है सिबेशियस ग्लैंड। जनरली फेशियल रीजन पे ज्यादा प्रेजेंट होती है सेबेशियस ग्लैंड। आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ऑयली सा फेस हो जाता है, स्पेशली जो नोज रीजन है। ठीक है, नोज रीजन है, चिन रीजन है, कैसा हो जाता है? ऑयली हो जाता है। तो किस वजह से होता है ऑयली? ये होता है सेबेशियस ग्लैंड जो कि क्या रिलीज करता है? सीबम रिलीज करता है। किसी किसी के पोर्स, जो क्या कहते हैं, स्किन, कई बार आपने देखा होगा पिंपल्स हो जाते हैं ड्यू टू द, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सीबम की वजह से हो रहे हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें ये ग्लैंड्स भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। कहता है ना कि कोई मेरी स्किन बहुत ऑयली है, ऑयली का मतलब ये है कि उसके फेशियल रीजन पर बहुत सारी ग्लैंड्स नॉर्मल से ज्यादा प्रेजेंट है एंड दैट रिलीज द ऑयल। ठीक है, फेशियल रीजन पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। जनरली ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन फेशियल रीजन पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो ये था, ये तो कुछ और एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। एक है पैराफिन।
एक क्या है, पैराफिन। अब ये पैराफिन क्या है, ये पैराफिन एक टाइप का वैक्स है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम सब्सटेंस, डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम सब्सटेंस। तो जब पेट्रोलियम को, जो फ्यूल को जब ये क्या कहते हैं उसे, फिल्टर करते हैं, जब उसको प्रोसेसिंग करते हैं पेट्रोल को, जो हमारे पास पेट्रोल डीजल बन के आता है, तो जब उससे पहले उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में एक वैक्स निकलता है, उस वैक्स को हम कहते हैं पैराफिन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वैक्सेस के, विच आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड रेदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसके अंदर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल होगा, लेकिन ग्लिसरॉल होगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्रू लिपिड बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। क्या देखेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब हम देखने वाले हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। सेकेंड टाइप है कॉन्जुगेटेड लिपिड। क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड होंगे लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। क्या होंगे, नॉन लिपिड कॉन्जुगेटेड, क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड हम उसे कह रहे हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो कैटेगरी हम देखेंगे वो हम कैटेगरी उठाएंगे फॉस्फोलिपिड। क्या उठा रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है कि जिसमें फॉस्फेट प्लस लिपिड को हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमें ये पता है लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो है लिपिड का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल और इसे हम कहते हैं फैटी एसिड। दिस इज द ग्लिसरॉल। ठीक है, और इस पे लगा हुआ है फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड जो है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। हम सेल मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ी होगी, सेल बायोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर जो उठाया था, सबसे पहला जो लेक्चर है, दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसमें हमने देखा था सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि लिपिड्स प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, है ना, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब फॉस्फोलिपिड के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक टाइप है लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन से पहले हम इसे नाम दे देते हैं फॉस्फोटिडाइल, फॉस्फोटिडाइल कोलीन। अब ये कोलीन क्या है, देखो ये टाइप है फॉस्फोलिपिड के, एग्जाम्पल बता रही हूं अब मैं। फॉस्फोटिडाइल कोलीन, यहां देखो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट होगा एंड क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। यहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड जो है यहां पर प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दिया है कोलीन। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, कोलीन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, कोलीन। अब देखो फॉस्फेटिडाइल कोलीन का क्या स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, एक एक्स्ट्रा नाम जोड़ा है कोलीन, वो क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जिसको हमने कोलीन नाम दिया है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत है। अब ये जो कोलीन है ये ज्यादातर कहां प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एग ऑफ योक में भी प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, इसकी अक्रेंस अगर हम देखें
इसकी अक्रेंस होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में भी ज्यादातर आउटर लीफलेट में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। एंड इसकी अक्रेंस और कहां होगी? एग योक में। योक के अंदर भी फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है प्रेजेंट होता है। इस फॉस्फेटिडाइल कोलिन को हम कहते हैं लेसिथिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार ये वाला नाम आ जाता है लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन की जगह लेसिथिन नाम आ जाता है। ठीक है, लेसिथिन क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। ठीक है, एक और फॉस्फोलिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड का नाम है फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। अब देखो यहां पे भी एथेनॉल अमीन क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है। सेम फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट प्लस एथेनॉल अमीन, नाइट्रोजनस कंपाउंड लिख दूं उधर, नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उसका नाम है इथेनॉल अमीन। क्या नाम है? इथेनॉल अमीन। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? इथेनॉल अमीन कह रहे हैं। ठीक है, ये भी किसमें प्रेजेंट होता है? इसकी अकरेंस कहां होती है? इसकी अकरेंस है एग योक में, अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिलेगा, एज वेल एज ये मिलेगा प्लेटलेट्स के अंदर। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो कि क्लॉटिंग का काम करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की सेल में भी फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन देखने को मिलेगा। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो मैंने ये जो फॉस्फोलिपिड के टाइप बताए हैं ये कहां प्रेजेंट होंगे? सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और याद नहीं हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। लिपिड के ये दो बहुत ही कॉमन नाम है। क्या है? बहुत ही कॉमन नाम है। तीसरा एक और नाम है, एग्जाम्पल जो है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। क्या है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन है। ठीक है, ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन एक अमीनो एसिड है एंड फॉस्फेटिडाइल सेम स्ट्रक्चर है इसके साथ, एक फैटी एसिड लिपिड के साथ, इस लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा प्लस सेरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लिपिड मैंने यहां पर, ये लिपिड का मतलब है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आ रही है बात समझ में? फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये भी इसकी खास बात पता है क्या है? कि ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन पे इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। सेल मेम्ब्रेन आपने अगर देखा हो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। अब देखो मैंने क्या बनाया है, एक तो दिस इज द इनर साइड। इनर साइड का मतलब है कि यहां पर साइटोप्लाज्म वगैरह ये पूरा प्रेजेंट है और ये बाहर का साइड है। ठीक है, ये वाली लेयर जो बाहर की साइड है और ये वाली है अंदर की साइड। ठीक है, जनरली जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है इसकी खास बात है कि ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन ऑलवेज हमेशा इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? इनर लीफलेट पे। इसे हम कह रहे हैं इनर लीफलेट और ये कह रहे हैं आउटर लीफलेट। जो मैंने पिंक से बनाए हैं ये कौन से हैं? फॉस्फेटिडाइल सेरीन है। इसकी खास बात होती है कि हमेशा अंदर की तरफ ही सिचुएटेड होते हैं। अब ये अंदर की तरफ क्यों होते हैं? बेसिकली ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं? एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब किसी सेल को अगर मुझे मारना हो तो कोई तो इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो क्या करता है कि हर सेल के पास एक रेड फ्लैग होता है।
हर किसी के पास एक रेड फ्लैग होता है। आप इसे मान के चलिए कि एक लाल कपड़ा है, कि लाल कपड़ा दिखाते ही उसको मार गिराना है। क्या करना है? मार गिराना है। तो अगर कोई सेल लाल कपड़ा दिखा देगी, यानी कि फॉस्फेटिडाइलसिरीन दिखाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दिखाती कैसे है कि ये हमेशा इनर साइड पर होती है। लाल कपड़ा दिखाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो ये कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। बाहर यानी कि आउटर लीफलेट पर जाकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि आओ मेरा वध करो। आ रही है बात समझ में? सो ये हम पढ़ेंगे जब हम सिग्नलिंग के अंदर, अभी आप आगे और पढ़ेंगे, आपके सेल के अंदर नोट्स के अंदर दिया हुआ है कि फॉस्फेटिडाइलसिरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई सिग्नल बताइए कि जिसकी वजह से सेल को मार गिराया जाए। तो ये सिग्नल होता है जनरली फॉस्फेटिडाइलसिरीन होता है। क्या होता है? फॉस्फेटिडाइलसिरीन। हमने जो 3 नाम पढ़े हैं, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। इस एथेनॉल अमीन को हम कहते हैं सिफिलिन। क्या कहते हैं? सिफिलिन कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां पर हमारा ये फॉस्फोलिपिड हो गया। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड के अंदर कि यहां पर क्या हो जाता है, एक नाम आएगा जिसको हम कहते हैं स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड। इसमें से कुछ 4 या 5 तुमको नाम याद होता है, बहुत है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड क्या है? स्फिंगो एक अल्कोहल है। क्या है? एक अमीनो अल्कोहल है। क्या है? स्फिंगो क्या है? स्फिंगोसीन, सॉरी स्फिंगो। अब देखो, इस लिपिड की बात कर रहे हैं तो हम यहां बात कर रहे हैं स्फिंगोसीन प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, स्फिंगोसीन, फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट। और क्या है इसके साथ? स्फिंगोमाइलिन, ग्लिसरॉल, अमीनो अल्कोहल, स्फिंगोसीन। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स। अब देखो, एक फॉस्फोलिपिड है स्फिंगोलिपिड। ये स्फिंगोलिपिड क्या है? एक यहां पर देखो फैटी एसिड लिखा है मैंने, और एक फॉस्फेट लिखा है, और एक स्फिंगोसीन लिखा है। यहां पर क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? लिपिड तो ये रहा ना। लिपिड को तो मैंने ये बताया ना, लिपिड को हम कब कहते हैं? लिपिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को हम मिलाकर के क्या कहते हैं? लिपिड। फिर अब मैंने यहां पर देखो क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है यहां पर? नाइट्रोजन को भी हटाओ। उसके अलावा लिपिड बनाने के लिए क्या चाहिए? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल चाहिए। जनरली ग्लिसरॉल चाहिए। क्या आपको यहां पर ग्लिसरॉल दिख रहा है लिखा हुआ? यानी कि यहां पर ग्लिसरॉल क्या है? एब्सेंट है। लेकिन ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल। यहां पर अल्कोहल की जगह, ग्लिसरॉल की जगह पर कोई दूसरा अल्कोहल है। क्या है? कोई दूसरा अल्कोहल है जिसको हम अमीनो अल्कोहल कह रहे हैं, और अमीनो अल्कोहल का नाम है स्फिंगोसिन। क्या है? ये एक टाइप का अल्कोहल है, अमीनो अल्कोहल। लिख लो कि ये क्या है? अमीनो अल्कोहल है, और फैटी एसिड मिलाकर के पूरा एक लिपिड बना रहे हैं। उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया है तो हमने उसे कह दिया है स्फिंगोलिपिड कह दिया है। सो बेसिकली यहां पर ग्लिसरॉल की जगह पर क्या आ गया है? स्फिंगोसीन आ गया है, विच इज अ अमीनो अल्कोहल। ठीक है, अब हम उठाएंगे दूसरा एग्जाम्पल है, हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या पढ़ेंगे आप? ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कि लिपिड के साथ क्या होना चाहिए? लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। इसको हम लिख सकते हैं ऑलिगोसैकेराइड।
साथ ही साथ या फिर मोनोसेक्राइड भी हो सकता है। मोनोसेक्राइड का मतलब एक यूनिट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ओलिगोसेक्राइड, 8 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट हो सकती है इसके अंदर, जिसे हम ओलिगोसेक्राइड कह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हम वो देखते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड। जनरली इसके अंदर जो उसका कंपोजिशन है वो मैं बता देती हूँ। फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल एब्सेंट है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिसको हम कहते हैं स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन, ठीक है। एंड प्लस अब मुझे यहाँ पर जोड़ना है मोनोमर या ओलिगोमर, तो यहाँ मोनोमर जोड़ देती हूँ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या था, मोनोमर है। किसका, ये एपीमर है कि नहीं, क्या ये एपीमर है गैलेक्टोज? इज दिस एपीमर ऑफ ग्लूकोज, है कि नहीं? कौन सा एपीमर है, C2 और C4? C2 एपीमर है या C4, यानी कि कौन सी पोजीशन पे चेंज था H और OH की? C2 तो मैनोज वाला था और ये C4 वाला है। मैंने कहा ग्लूकोज का एपीमर पढ़ना तुम लेक्चर, अभी ये जो आए हैं ना, अभी जो 4 कल परसों ऐड हुए हैं, इनको देखना क्या बताया मैंने, ठीक है। देखो, फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन। अब स्फिंगोसिन, फैटी एसिड हमेशा अपन ग्लिसरॉल के साथ लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह क्या आ गया, स्फिंगोसिन। ये स्फिंगोसिन क्या है, अमीनो अल्कोहल है। क्या है, अमीनो अल्कोहल है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन, गैलेक्टोज। है तो ये भी अल्कोहल है ना, लेकिन ये अमीनो अल्कोहल है, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया स्फिंगोसिन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एक है सेरिब्रोसाइड और दूसरा एग्जाम्पल है गैंग्लियोसाइड। है ये इसी के ही है, इसके मतलब इस वाले ग्लाइकोलिपिड के, जो मैंने ये ग्लाइकोलिपिड लिखा है ना, ये वाला, इस ग्लाइकोलिपिड के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रो का मतलब होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा है, सेरिब्रोसाइड है। आ रही है बात समझ में। गैंग्लियन जो क्या होता है, जब बहुत सारी न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन्स इकट्ठी हो जाती है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन जब एक साथ, बहुत सारे न्यूरॉन्स के जब एक्सॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, उनके हेड वाले रीजन जो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व गैंग्लियन कहते हैं। और उसमें जो लिपिड प्रेजेंट होता है उसको हम, ये इसका एग्जाम्पल है कि गैंग्लियोसाइड एंड द सेरिब्रोसाइड, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब दूसरा है लिपोप्रोटीन। तीसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन में ज्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं है, सो लिपोप्रोटीन के अंदर आप एक बार नोट्स में देख लेना, लिपिड प्लस प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, लिपिड जुड़ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे लिपोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन कहेंगे। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपिड के साथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाना। सो अब हम देखेंगे डिराइव्ड लिपिड। क्या देखेंगे हम, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड, ये डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड। डिराइव्ड फ्रॉम simple and conjugated lipid. They are more complex in nature, structure इनका structure very complex
ठीक है, एंड दे आर जनरली इनसॉल्यूबल, वैसे तो लिपिड सारे इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर तो लिखना नहीं चाहिए, बहुत ही जनरल है, बट डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक, डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस जो कहते हैं। ठीक है, डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। डिराइव्ड लिपिड जो है ये 2 टाइप्स के हैं। पहला टाइप है स्टीरॉइड्स, पहला टाइप है स्टीरॉइड्स। क्या है? स्टीरॉइड्स हैं। सेकेंड टाइप है टर्पीन्स। सेकेंड क्या टाइप है? टर्पीन्स है। स्टीरॉइड बेसिकली क्या होते हैं? ये भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टेट्रासाइक्लिक। यानी कि हमने पढ़ा है कि फैटी एसिड चेन तो क्या होती है? सिंपल चेन होती है, लेकिन ये क्या होते हैं? स्टीरॉइड, इनके अंदर साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो और साइक्लिक भी कैसे? टेट्रासाइक्लिक फॉर्म में होते हैं, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ? टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 रिंग। टेट्रासाइक्लिक, अब देखो यहां पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, दीज आर द टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर जो स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हम देख रहे हैं। देखो एक तो ये इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स हैं, इस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर हमने क्या करा है? इसे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज स्टीरॉल। क्या है? फर्स्ट इज स्टीरॉल है और दूसरा है स्टीरॉन्स। स्टीरॉन्स, स्टीरॉल और स्टीरॉन्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ज्यादा स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देखने हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टीरॉइड के एग्जांपल्स क्या हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? ऑल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टीरॉल। मैंने बताया था जहां पे भी पीछे हुआ है लगा हुआ, वो जनरली क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द अल्कोहलिक स्टीरॉइड। क्या है? अल्कोहलिक, ये वाले हैं अल्कोहलिक स्टीरॉइड्स हैं। क्या है? अल्कोहलिक स्टीरॉइड्स होते हैं ये, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने बहुत बार नाम सुना है, हमने सुना है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल, इसकी अक्रेंस कहाँ होती है? इसकी जो अक्रेंस है वो होती है, इसकी अक्रेंस देखो कहाँ मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैसे मिलेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट होता है, ऐसे बीच बीच में, ऐसे सिमेट्री नहीं होती है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे मिलेंगे, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इसकी लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को। क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में मैंने बता रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर होता है, जनरली वो कोलेस्ट्रॉल उसमें एक कंपोनेंट होता है। हार्मोन्स के अंदर, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी बनाना होता है। विटामिन डी, विटामिन डी किससे बनता है? इस विटामिन के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है
और वो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और सनलाइट मिलकर के क्या बनाते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एच हटा दो, उसमें एच नहीं आएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, देखो कोलेस्टेरॉल नाम में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोलेस्टेरॉल की रिक्वायरमेंट होती है। एक इसका एग्जाम्पल है स्टीरॉल का एक और एग्जाम्पल है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा है और उसकी प्रेजेंस देखी है कि वो कहाँ कहाँ मिलता है। ब्रेन में भी कई बार देखने को, ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है कोलेस्टेरॉल, ठीक है। और ब्लड के अंदर भी आपने नाम सुना होगा, कोलेस्टेरॉल आपने नाम सुना होगा, है ना। हाँ, हम कोलेस्टेरॉल ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लिपिड के साथ बाइंड फॉर्म में होता है HDL। कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हम जो ऑयल लेते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। वैसे तो अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी हो जाए तो ये नुकसान भी करता है, ठीक है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि क्या ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, ब्लॉकेज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लॉकेज हार्ट के अंदर ब्लॉकेज करता है। और ये ब्लॉकेज कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, लेयर बनाने लग जाता है ब्लड वेसल्स को, और जैसे ही लेयर बनाने लग जाएगा तो ये जो ब्लड वेसल है ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन कुछ स्टडीज और कुछ यूनिवर्सिटीज की, बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वो काम नहीं करता है। लेकिन अभी तक इस पर असमंजस बना हुआ है, अभी भी श्योर नहीं है स्थिति, द कंडीशन इज नॉट, अभी भी ऑथेंटिक नहीं है। बट हम अभी तक यही मानते आए हैं, जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड होता है। कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन हमें बस इतना जानना है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, विटामिन डी बनाना है तो भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब यहाँ पर हाँ, कोलेस्ट्रॉल से नहीं, बीपी लो नहीं होता है। मैंने बताया ना, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जमा होने लग जाता है। जनरली बीपी लो नहीं होता है, बीपी लो इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। बेसिकली ये ब्लॉकेज है, ये आपके प्रेशर को लो नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अभी प्रेशर तो यहाँ पर ये कि ज्यादा लगेगा, उल्टा यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी वाला पार्ट के अंदर आएगा कि यहाँ पर ये जमा होने लग जाता है, ठीक है। और जमा होते होते यहाँ पे एक तरह से प्रेशर कम ही हो रहा है वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर कम हो रहा है, ऑल ओवर बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम पड़ रहा है, प्रेशर कम हो गया, ब्लॉकेज होने लग गया, ठीक है। और जनरली ये हार्ट मसल्स के अंदर देखा गया है, हार्ट की मसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाता है। लेकिन कहीं और जमा क्यों नहीं होता है, सिर्फ हार्ट की मसल्स में ही क्यों होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखना है, वो एग्जाम्पल है स्टीरॉल का। स्टीरॉल का एग्जाम्पल कौन सा है, इर्गेस्ट्रॉल, इर्गेस्टेरॉल। बेसिकली ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी किसमें, जो ऑयल सीड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इर्गेस्टेरॉल ऑयल सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल थे दो, कोलेस्ट्रॉल और इर्गेस्टेरॉल, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है स्टेरॉन्स। स्टेरॉन्स के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाएगा कीटोनिक स्टेरॉन। यहां पर तो था एल्कोहलिक जिसपे OH ग्रुप लगता है लास्ट में, वो क्या हो जाता है CH2OH, क्या है, एथेनॉल, इट इज अ एथेनॉल, ठीक है। OH ग्रुप लग जाता है तो हम उसे कहते हैं, लास्ट में OH ग्रुप लग रहा है तो हम उसे कह रहे हैं अल्कोहल। अब जो स्टीरॉन्स है यहाँ पर, ये कौन से वाले अल्कोहल है, ये वो अल्कोहल है जो कि जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं कीटोनिक अल्कोहल। क्या कह रहे हैं, कीटोनिक अल्कोहल। तो ये स्टीरॉन्स क्या है, कीटोनिक अल्कोहल है। बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर,
इसका जो एग्जाम्पल है वो जनरली कीटोनिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। हमें एग्जाम्पल ही याद रखने हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेरॉन्स होते हैं। जैसे कि नाम बताऊं मैं, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन वो स्टेरॉन है जिसके पास कीटोनिक अल्कोहल है, ठीक है। एज वेल एज टेस्टोस्टेरॉन, है ना, स्टेरॉन नाम आ रहा है पीछे। टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉन वाले जो हार्मोन है वो कौन से हैं? सेक्स हार्मोन से, ठीक है। एज वेल एज एड्रीनोकॉर्टिकोसाइड्स, हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल कॉर्टिकोसाइड्स, एड्रिनोकॉर्टिकोसाइड्स, एड्रिनोकॉर्टिसॉइड्स है, ठीक है ना। ये भी क्या एग्जाम्पल है स्टीरोन हार्मोन का। एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स भी कैसे होते हैं? ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्डाइसोन। क्या कहते हैं? एक्डाइसोन, एक्डाइसोन कहते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके स्टीरॉइड्स, ठीक है। और स्टीरॉइड किसका पार्ट था? डिराइव्ड लिपिड का। ये हो गया स्टीरॉइड, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें OH ग्रुप लग जाएगा तो अल्कोहलिक हो जाएगा, कीटोन ग्रुप लग जाएगा तो ये कीटोनिक अल्कोहल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, उसके हमको कुछ एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं जो बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं टर्पीन्स, देखते हैं कि टर्पीन्स क्या है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम्पल और थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें देखना है। क्या देखना है? एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर्स। सो ये रफ कर दूं कि लिख लिया? हाँ, ये स्टीरॉन लिखना है ना अभी। देखो टर्पीन्स क्या है? दे आर क्रोमोलिपिड, इनको हम क्रोमोलिपिड भी कहते हैं। इनको हम क्रोमोलिपिड भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड है। टर्पीन्स क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड है ये कैसा लिपिड है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ठीक है। इनमें जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन था, और इनमें जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है फैटी एसिड का, वो कैसा? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोप्रीन। क्या कहते हैं? आइसोप्रीन कहते हैं। सो बेसिकली आइसोप्रीन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। दिस इज द 1 2 3 4 एंड एक शायद इसके साथ लगा हुआ रहता है 5। ये यहां पर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। क्या है ये? आइसोप्रीन। क्या है ये? आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द टिपिकल आइसोप्रीन स्ट्रक्चर इसमें होता है। क्रोमोलिपिड इसको क्यों कहा है? क्योंकि जो प्लांट्स के अंदर हमने कैरोटीनॉइड्स पढ़े थे, कैरोटीनॉइड्स में क्या होते हैं? कलर्स। कैरोटीनॉइड क्या है? एक पिगमेंट है ना। उस कैरोटीनॉइड जो है इसका एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई इसको क्रोमोलिपिड भी कहा है। इट गिव्स अ कलर। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है कैरोटीनॉइड्स, और विटामिन ए, के और ई। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, विटामिन ए, ई, के इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ रहता है? टर्पीन्स का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? टर्पीन्स का बना हुआ रहता है, सॉरी।
सो ये हमारे हो गए टर्पीन्स और ये हो गया हमारा स्टीरॉइड। तो डिराइव्ड लिपिड के हमें दो ही याद रखने हैं, टर्पीन्स और स्टीरॉइड। स्टीरॉइड में हमें याद रखना है कि स्टीरॉइड एक तो कोलेस्ट्रॉल हमें को याद रखना है, ठीक है, और स्टेरॉन्स हमको याद रखना है, सेक्स हार्मोन जो है वो दोनों क्या है, वो दोनों स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। एंड एज वेल एज टर्पीन याद रखना है कि टर्पीन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, आइसोप्रीन स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये क्या है, ये किस टाइप के, इनके जो स्ट्रक्चर है वो किससे बने हुए हैं, टर्पीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। सो ये हमारा जो है लिपिड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने तीनों लिपिड पढ़ लिए हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड हमने पढ़ लिया है। डिराइव्ड लिपिड में भी हमने स्टीरॉयड और टर्पीन्स पढ़ लिया। स्टीरॉयड के भी दो टाइप थे, स्टेरॉल्स और स्टेरॉन्स थे, ठीक है। स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल था, एर्गेस्टेरॉल था, ठीक है। स्टीरॉन्स के अंदर हमने कीटोनिक अल्कोहल प्रेजेंट होता है, सेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोसाइड्स एंड एक डाइसोन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सॉरी, ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है, वो भी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा उसमें हमें नहीं जाना है। न्यूक्लिक एसिड्स हम एक बार देख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है वो ऑल्टमान ने दिया था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है टर्म जो कॉइंट किया था वो किसने किया था, वो किया था ऑल्टमान ने किया था। न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली, न्यूक्लिक एसिड है क्या, दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका है, न्यूक्लियोटाइड। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। हमने जब सेल पढ़ा था तब हमने उसके अंदर जब न्यूक्लियस पढ़ा था, डीएनए, क्रोमोसोम पढ़ा था, तब हमने वहां पर ये टर्म देखी थी, न्यूक्लियोटाइड देखा था। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड को अगर हम इसको खोल के देखें तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है। पहला है नाइट्रोजन बेस, पहला है नाइट्रोजन बेस, देन सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपके राइबोस शुगर, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट, ठीक है, जिसे हम H3PO4 लिखेंगे। क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें तीन कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। सो बेसिकली अब हम देखो, राइबोस शुगर है, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि राइबोस शुगर दो होती है, एक तो राइबोस और एक डीऑक्सीराइबोस। ये हम स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के स्ट्रक्चर क्या है। ये अभी हम सबसे पहले उठाएंगे, क्या उठा रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस के उठा रहे हैं। सो बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस क्या है, ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड दैट आर नेचर, जिनका नेचर कैसा है, बेसिक। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस है, इसके दो टाइप्स हैं। इसमें पिरिमिडिन रिंग के बेसिस पर, पिरिमिडिन रिंग के बेसिस पर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला तो है पिरिमिडिन, और दूसरा है प्यूरिन। दूसरा क्या है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन है। सो पिरिमिडिन जो है, पिरिमिडिन के अंदर आप देखो, आपको वहां पर दिख रहा होगा डायग्राम में मैंने जो बनाया है, न्यूक्लिक एसिड, ये है नाइट्रोजन बेसिस हैं, दीज आर द नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस हैं, दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिमिडिन रिंग। सो पिरिमिडिन क्या है, इसके अंदर एक ही पिरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, ओनली वन पिरिमिडिन
रिंग होती है। इस पिरिमिडिन रिंग का क्या मतलब है? इस रिंग का मतलब है कि इसके अंदर 2 तो नाइट्रोजन होंगे और 4 क्या होंगे? कार्बन होंगे। क्या होंगे? 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। तो 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो देखो पिरिमिडिन के अंदर हम क्या कह रहे हैं? एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, एक रिंग प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 4 क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं पिरिमिडिन रिंग कहते हैं। एंड दैट रिंग, इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो क्या है? 2n और 4c, ठीक है, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। उसके अलावा इसके टाइप क्या है? इसमें 3 टाइप आते हैं। पहला है साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। क्या है? यूरासिल, थाइमीन एंड साइटोसिन, ठीक है, ये इसके टाइप है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर पिरिमिडिन मैंने तीनों बना रखे हैं, तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लगभग सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर अमीन ग्रुप आ गया साइटोसिन के अंदर, साइटोसिन के अंदर अमीन ग्रुप आ गया। यूरासिल और साइटोसिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर अमीन ग्रुप है और यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये हो गया यूरासिल, ये क्या हो गया? यूरासिल। और यहाँ पर इस पूरे यूरासिल में अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो ये बन जाएगा थाइमीन। क्या बन जाएगा? थाइमीन बन जाएगा। ये यूरासिल जो है केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, थाइमीन की जगह पर, थाइमीन की जगह पर ये दोनों एक दूसरे के समरूपी एक तरह से। तो आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? या फिर हम ये कहें कि थाइमीन जो है केवल डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में नहीं है। तो आरएनए में प्रेजेंट है और ये डीएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल की जगह, ठीक है। सो ये इनका स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो यहां पर प्यूरिन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नाम तो छोटा है लेकिन काम बड़े हैं। प्यूरिन नाम तो छोटा है लेकिन काम बड़े हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। एडेनिन गुआनिन जो है वो क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर 2 पिरिमिडिन रिंग्स हैं, 2 पिरिमिडिन रिंग यहां पर इसमें प्रेजेंट है। अगेन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल तो क्या है? इसके 2 ही प्यूरिन के अंदर 2 ही नाइट्रोजन बेसेस आते हैं। एक तो आता है गुआनिन और एक आता है एडिनिन। क्या आता है? एडिनिन। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहां पर प्यूरिन में 2 टाइप हैं, एक तो है एडेनिन, एक है गुआनिन। इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर ये क्या है? नाइट्रोजन बेस के क्या हो गए? टाइप हो गए। और हमने ये देख लिया कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइबोस शुगर। राइबोस शुगर हम पढ़ के आ चुके हैं कि राइबोस शुगर जो है, राइबोस शुगर यहां से 1 नंबर स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 और यहां पर 5th कार्बन यहां प्रेजेंट है राइबोस शुगर के अंदर। सेम हमने यहां पर पढ़ा था कि एक ऑक्सीजन की कमी होगी, वो कहां होगी? 2nd नंबर ऑफ कार्बन पे, तो हम उसे कहेंगे डीऑक्सी राइबोस कहेंगे। एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? डीऑक्सी राइबोस कह रहे हैं। और इसे हम क्या कह रहे हैं? राइबोस ओनली कह रहे हैं। तो ये राइबोस किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीऑक्सी राइबोस किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोस, इसलिए नाम ही इसका यही है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें ये देखना है, और साथ ही साथ प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड मैंने शायद बना के भी बताया था कि कैसा होता है एक न्यूक्लियोटाइड। सो देखो यहाँ पर मैं बनाती हूँ डीऑक्सी राइबोस का न्यूक्लिक एसिड हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये है 1st नंबर कार्बन, 2nd, 3rd, 4th और ये है 5th नंबर का कार्बन है, जिसको मैं लिख सकती हूँ CH2OH, ठीक है।
अब देखो यहां पर न्यूक्लियोटाइड हमें कैसे बनाना है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फर्स्ट नंबर पर क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन बेस। क्या होगा, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, कोई सा भी हो सकता है। और 5वें नंबर पर प्रेजेंट होगा क्या, 5वें नंबर पर प्रेजेंट होगा, 5वें नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट होगा आपके फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। देखो फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। आ रही है बात समझ में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसे हटा दूं, अभी हम राइबोस और उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये देखो नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। आ रही बात समझ में। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड हम किसको कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड इस राइबोस शुगर और नाइट्रोजन को मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। राइबोस प्लस नाइट्रोजन बेस को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। न्यूक्लियोटाइड और साइड में डिफरेंस है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड और व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल न्यूक्लियो और राइबोस शुगर, यही हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाता है डीएनए के अंदर। देखो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीमर है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड हमने 2 पढ़े थे। अब यहां आ जाते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड वेरी जनरल 2 टाइप्स के हैं, एक तो है डीएनए और एक है आरएनए। आ रही है बात समझ में। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डी न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप हैं, 2 टाइप है। इन दोनों का कंपोजिशन पढ़ लिया। डीऑक्सी के अंदर डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर केवल राइबोस प्रेजेंट होगा। यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट है और यहाँ पर थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ थाइमीन की जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा थाइमीन की जगह पर। आ रही है बात समझ में। आरएनए में और डीएनए में क्या डिफरेंस है 2, पहला तो राइबोस शुगर है उसमें डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर यूरासिल, थाइमीन की जगह पर आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। अब देखो थाइमीन और यूरासिल में केवल किसका डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। मिथाइल ग्रुप लगते यूरासिल के अंदर अगर मैं मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, थाइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये थाइमीन किस में प्रेजेंट होता है, केवल डीएनए न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। एज द नेम सजेस्ट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम में लिखा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये तो बन गया पूरा न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पर क्या होता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबल हेलिक्स। क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी। प्राइमरी तो सीधी चेन होती है, हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन करता है। डीएनए किस फॉर्म में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये इसी फॉर्म में स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पॉलीचेन है इसके अंदर।
2 चेन्स है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की, ये पहली चेन और एक ये 2 चेन, 2 चेन दोनों ही क्या है, हेलिक्स फॉर्म में है और आपस में बाइंड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आपस में बाइंड कर रही हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड 1, ये न्यूक्लियोटाइड 2, ये न्यूक्लियोटाइड 3, ये न्यूक्लियोटाइड 4 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना के एक चेन बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? सेम यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 1 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर चेन ऐसे चलेगी, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3 एंड न्यूक्लियोटाइड 4। ये जो 2 चेन्स होती हैं ये एंटी पैरेलल होती हैं। आ रही है बात समझ में? एंटी पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। अभी हम 2 चेन एक जैसी हैं लेकिन कैसी हैं, वैसे एंटी पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, ये तो मैंने यहाँ इसके अंदर नहीं बनाई है, ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आरएनए के अंदर नहीं बनाया मैंने। दिस इज द एग्जाम्पल, मैं बता रही हूँ कि अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन, अब इसे इलैबोरेट करती हूँ। ये देखो, ये दोनों आपस में न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बना रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता गया एक पूरी चेन बन गई, ऐसी 2 चेन बन गई। ठीक है, अब ये दोनों चेन भी आपस में क्या बनाएंगी, बॉन्ड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? बॉन्ड बनाएंगी। अब ये जो बॉन्ड बनता है, ये कुछ बॉन्ड ऐसा होता है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है। ठीक है, ये सामने आमने सामने भी क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? आमने सामने भी क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। आ रही है? अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, आमने सामने वाला जो बॉन्ड होता है वो बनता है या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, लास्ट जो हमें देखना है वो ये है, जो समझने वाला जो पॉइंट है, हमने कहा था कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस है। और 5th पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे क्या था, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट। फॉस्फेट किस पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 5th नंबर की पोजीशन पे। तो यहां देखो मैंने जोड़ा है फॉस्फेट। ठीक है, ये भी अगेन 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों, यहां देखो, यहां मैंने क्या बनाया है, सेम यहां पर भी ये दो न्यूक्लियोटाइड है, आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, तो ये बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट और इसकी 3rd पोजीशन वाले यहाँ पर जो HOH प्रेजेंट है उससे बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन। ये किससे बना रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर इसके साथ बन रहा है। यहाँ ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ फॉस्फेट के साथ ये बॉन्ड बना रहा है कि ये आपका हो गया छोटे छोटे डायग्राम। ये अगेन 5th नंबर पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। और ये फॉस्फेट ग्रुप अपने से पहले वाले फॉस्फेट के साथ क्या बना रहा है, राइबो शुगर के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। आ रही है बात समझ में? ये आपस में कौन बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फेट के साथ दोनों शुगर जुड़ी हुई है ना, 2 शुगर आपस में एक कॉमन फॉस्फेट से जुड़ी हुई है। ये है एक चेन, इसके सामने ही दूसरी चेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसके सामने ही दूसरी चेन आएगी। वो कैसी होगी, वो इसके एंटी पैरेलल होगी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर अगेन ये नाइट्रोजन यहां है इसके साथ,
अब ये नाइट्रोजन बेसिस जो हैं 5th नंबर पे या नाइट्रोजन बेसिस हैं यहाँ पर, इसे आप नाइट्रोजन पिंक नाइट्रोजन बेसिस ही समझें, ठीक है। ये आपस में अब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस। अब ये आमने सामने कौन है, अब नाइट्रोजन बेसिस है। यहाँ पीछे तो ये तो रह गया राइबोस और इसके इधर रह गया फॉस्फेट ग्रुप, जो यहाँ पर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब आमने सामने कौन है, केवल नाइट्रोजन ग्रुप है। ये नाइट्रोजन बेसिस जो है आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं या डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आप जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आप डिटेल में और पढ़ेंगे। तो देखो हमेशा प्यूरिन के साथ पिरामिडिन बॉन्ड बनाएगा, हमेशा क्या होगा, प्यूरिन के साथ पिरामिडिन बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एडेनिन के साथ कौन बनाएगा, एडेनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमीन, और हमेशा वो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है। अब देखो गुआनिन के साथ कौन बनाएगा, एडेनिन के साथ थाइमीन या फिर यूरासिल। अगर आरएनए होगा तो यूरासिल के साथ बनाएगा, डीएनए होगा तो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जो गुआनिन है, गुआनिन के साथ कौन बना रहा है, साइटोसिन, ये याद रखना है। और ये बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमीन में हमेशा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है।